वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे आपके और हमारे मसले की, और वो है महंगाई की। तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ी है। शाय खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत ने 2 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तकरीबन 5 बार बढ़ा दी हैं। जबकि पेट्रोल की कीमत के हवाले से आपको बताएं तो 2 रुपए 70 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की बात की जाए 2 रुपए 88 पैसे, लाइट डीजल 3 रुपए, जबकि मिट्टी के तेल में तकरीबन हम अगर बात करें तो इजाफा हुआ है खासा, 3 रुपए 54 पैसे इजाफा। उसके अलावा बिजली की कीमतें भी, उनमें भी इजाफा, मुसलसल इजाफा हो रहा है। और गैस भी महंगी हो चुकी है। गैस आती नहीं है, अगर आती है तो वो बहुत महंगी मिलती है। और मजीद कहा जा रहा है कि आइंदा माह में कीमतें बढ़ने के इम्कान हैं। अवाम के दिल की आवाज इन्होंने कही है कि एक तो आती नहीं है, अगर आए तो महंगी। बिजली का भी कुछ जगहों पे यही हाल है कि बिजली आती नहीं आती है तो महंगी है। अच्छा, हम क्या बार बार इस पे बात कर करके हम थक चुके हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कब निकलेंगे हम। वज़ीर आज़म और वज़ीरा कहते हैं सब मुस्तहकम है, वो तो कहते हैं अच्छा मुस्तहकम है। हमारे साथ डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब मौजूद हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बहुत अच्छे से और पाकिस्तान की मईशत को तो समझते हैं ही, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। उनसे जरा पूछते हैं डॉक्टर साहब, बार बार क्रिटिसाइज करने से भी कुछ नहीं होना। ये एक विशियस सर्कल है जिससे हम निकल नहीं पाते। और पेट्रोलियम जो प्राइसेस हैं उसको हम रिलेट करते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ, बट इंटरनेशनल प्राइसेस भी उस हद तक इंपैक्ट इकोनॉमीज पे नहीं करती अगर इकोनॉमी स्टेबल हो, गवर्नमेंट के पास इतने पैसे होंगे वो आवाम को रिलीफ दे, जैसे कि मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ हुकूमतें दिया करती हैं। दो कि पेट्रोलियम में दुनिया भर में नहीं, लेकिन मुख्तलिफ शोबों में दिया करती हैं। हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं इस इंपोर्ट के ऊपर, दैट्स वाई हम सफर करते हैं। इससे निकले कैसे? आवाम को हर 15 दिन बाद एक झटका लगता है। लोगों का तो ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है रोज बरोज। देखिए, इसको निकलने से तो जब फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल खत्म होगा तभी निकल सकेंगे, और वो उस वक्त मुमकिन है जबकि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, जो कि इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म शायद फौरी तौर पे कमर्शियली फिजिबल नहीं होगा। इस वक्त थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो सऊदी अरेबिया जो ने हमें पेमेंट पे जो है उसकी फैसिलिटी दे रखी थी 2018 से। हमने देखा कि कुछ चेंजेस इस तरह की होती हुई नजर आई कि पहले तो उन्होंने जो स्टेट बैंक में अपने डिपॉजिट जमा कराए थे उसका $1 बिलियन जो है पाकिस्तान ने वापस किया। $2 बिलियन की शुनीद भी है कि शायद वो भी जल्द खड़ा होगा। और जो डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल की सप्लाई थी वो भी इस वक्त डामाडोल लग रही है। अगर हम यूएई की तरफ देखें, यूएई से हमें 23 और 24 फरवरी को जो एलएनजी की सप्लाई मिलनी थी, जिसके लिए उन्होंने सक्सेसफुल बिड की थी, वो उन्होंने अपनी श्योरिटी मनी जो है वो फोरफीट करवा के वो उन्होंने देने से फिलहाल माजरत कर ली। और अजरबैजान जो है इस वक्त डॉक्टर साहब थोड़ा सा अगर अपने फोन को लाइट सब मूव कर लें थोड़ा सा, चूंकि आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है, तुम चाहते हैं वो भी बेहतर हो। मीनवाइल मैं एक पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूं। हम जब ये पैसे ले रहे थे मुख्तलिफ मईशतों से या अपने दोस्त ममालिक से या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से, तो हमने इसके साथ साथ कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी पैदा करने थे अगले 2-3 सालों के लिए, जिससे हम पैसे जनरेट करते ताकि हमें मुश्किल ना होती इनको वापस करने में। हुकूमत रोना तो यही रोती है ना कि हम तो सूद इतना देते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं बचते। तो ये भी उल्टा हमने अपनी ऊपर लायबिलिटीज इकट्ठी कर ली, रिसोर्सेज भी हमने पैदा नहीं किए। इसका जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल में? देखिए, इसका जिम्मेदार जो है मेरा ख्याल है कलेक्टिवली जो एक आपका पॉलिसी फेलियर है। दूसरा ये है कि जो हमारे इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं इंडस्ट्री में, उनका भी काफी हद तक इसमें किरदार है। अभी जब बात की जाती है एनर्जी सर्कुलर डेट के खात्मे के लिए, और उसके लिए बात की गई कि अच्छा जो मुल्क में बिजली पैदा हो रही है उसको इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा ठीक है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कनेक्शन। हम कोशिश करते हैं दोबारा लिंक हो और डॉक्टर साहब से दोबारा इसी वाले से बात हो और दोबारा हम ये जानने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब इसी जाने प्रेफर कर रहे हैं कि हम एक तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और दूसरा हमने रिसेंटली जो हमारी ऑटो पॉलिसी आई थी जिसमें बहुत सारी गाड़ियां आपने देखा पाकिस्तान के अंदर आई हैं, वो गाड़ियां भी सभी फ्यूल पे चलने वाली हैं, पेट्रोल पे चलने या डीजल पे चलने वाली गाड़ियां हैं। उसमें भी हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी तो हम लेकर आए, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ। अगर वो बिजली वाली गाड़ियां भी आ जाती तो शायद मामला बेहतर होते। डॉक्टर साहब दोबारा है, डॉक्टर साहब मुकम्मल कीजिएगा प्लीज, अगर सुन सकते हैं तो। जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, प्लीज। जी, थैंक यू। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस वक्त जो एनर्जी सर्कुलर डेट का एक विशेष साइकिल शुरू हो गया है। एक तो उसको खत्म करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की हेल्प की जरूरत है, स्पेशली इंडस्ट्री की। जब बिजली की किल्लत होती थी उस वक्त इंडस्ट्री को इजाजत दी गई थी कि वो कैप्टिव पावर प्लांट लगा के गैस से अपनी बिजली पैदा कर सकते थे। आज अब सिचुएशन ये है कि आपके पास बिजली जो है वो जरूरत से ज्यादा है,
क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं हो रही है, उसकी कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस देना पड़ रही है। तो जब इंडस्ट्री से ये कहा जाता है कि वो गैस पे अपना इन्हिसार कम करें और उस बिजली को इस्तेमाल करें, तो इंडस्ट्री स्ट्राइक पे जाने की आपको जो है वो कहना शुरू कर देती है और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है। लिहाजा ये एक पॉलिसी ओवरऑलिंग की इसमें जरूरत है। जो करंट अगर हम देखते हैं, दो स्टेटमेंट्स आई कल। प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी, असद उमर साहब की भी थी कि कोर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रही है। यानी ये इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको अपनी मर्जी से जैसे मर्जी इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें एनर्जी और खुराक की कीमतें नहीं इंक्लूड करते तो पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है। अगर आप इसमें एनर्जी की कीमतों को डाल देते हैं, खुराक की कीमतों को डाल देते हैं, तो वो सीपीआई तो नहीं होता, कोर इन्फ्लेशन तो वो नहीं होगी, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रही है। और इन दोनों का एक बैलेंस जो है इस वक्त वो रखने की जरूरत है। एक तरफ हमारा IMF का प्रोग्राम जो है वो लिम्बो का शिकार है और वो उसको हमें दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए देखना होगा कि हमें अपना जो रेवेन्यू किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। हमें ये भी और वो अगर हम FPR की 6 महीने की कारकर्दगी देखें तो रेवेन्यू काफी हद तक उसमें पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। पहले 6 महीने में FPR ने टारगेट अपना अचीव कर लिया, लेकिन इस वक्त एनर्जी सर्कुलर डेट और जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं ये एक प्रॉब्लम बन रही हैं। और एनर्जी की कीमतें मुझे लगता है कि अभी मजीद बढ़ेंगी, क्योंकि आलमी मंडी में एनर्जी की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। इस वक्त $57 पर बैरल जो है वो एनर्जी का रेट चल रहा है। और जो ये रेट बढ़ेगा, आप देखिए कि जनवरी में ये रेट तकरीबन जुलाई में $24 पर बैरल तक नीचे गिर गया था। और अब अगर ये ऊपर जाएगा तो लामहला आपको कीमतें। लेकिन डॉक्टर साहब वही है ना कि हम बर वक्त फैसले भी नहीं करते। गैस के जो रिसेंटली मामला चला, या कोविड के अंदर जो फ्यूल के हवाले से मामला चले, उसकी स्टोरेज के मसाइल थे हमारे पास, हम सस्ते दामों नहीं ले पाए, गैस के हवाले से हम प्लानिंग नहीं कर पाए। गवर्नमेंट फिर भी कहती है हम ठीक रहे। अब गैस पूरे मुल्क में है नहीं। अब मसला तो ये है कि पहले लोग गैस नहीं होने पर एहतजाज कर लेते थे, अब तो लोगों के अंदर इतना दमखम भी नहीं रहा कि वो एहतजाज करें। खाना खाया होगा, जरूरतें बाकी पूरी होंगी तो बेचारे घर से बाहर निकल के कुछ करेंगे। अवाम बिल्कुल पिस चुकी है। अब तो कहते हैं ना कि एहतजाज की सकत भी खत्म हो रही है। इससे आगे बढ़ते हुए हम अगर थोड़ा सा बात करें, एक तो आपने बताया कि ये सारी सूरत हाल है क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अगर FBR का भी रेफरेंस दिया तो हमने मोड ऑफ रेवेन्यू तो चेंज नहीं किया। हम उसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस पेट्रोल की सूरत में, दीगर चीजों की सूरत में ले रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस का कल्चर अभी तक नहीं लेके आए, प्राइवेटाइजेशन अभी तक नहीं की। आज से भी शुरू करेंगे तो 3 साल कहीं नहीं गए प्राइवेटाइज करने के लिए बड़े इदारों को, तो करेंगे कहां से, शुरू कहां से करेंगे, खत्म कहां पे करेंगे? देखिए, इस वक्त 2021 में तो मुझे कोई रेडिकल फैसले होते हुए नजर नहीं आते हैं। कोविड की वजह से जो ही डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाने की कोशिश करेगी हुकूमत, या टैक्स रेट बढ़ाने की कोशिश करेगी, अपोजिशन भी इसको कैश करेगी और लोग भी सड़कों पे आएंगे। क्योंकि हम में से सच्ची बात है, कोई भी अपनी रजामंदी से पूरी दुनिया में कहीं भी टैक्स नहीं देना चाह रहा होता। लोग उसी वक्त टैक्स देते हैं जब वो टैक्स नेट में फंसते हैं। और टैक्स नेट में बढ़ाने का मतलब ये होगा कि अवाम जो ताजर बरादरी है और जो इंडस्ट्री है और वो जो टैक्स अवेडर्स हैं, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, उनको सड़कों पे ले आया जाए। तो 21 में तो आपको ऐसा ही होता हुआ गालबन नजर आएगा। जो हमें थोड़ी सी इस वक्त डिप्लोमेटिक फ्रंट पे उम्मीद नजर आ रही है वो अजरबैजान की तरफ से लग रही है। अजरबैजान जो है उसको पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिकली हेल्प किया था, जबकि आर्मीनियन मिलिटेंट्स जो थे वो वहां पे खासे एक्टिव थे। और जब हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने जो इंडिया दिया है कि शायद डेफर्ड पेमेंट पे तेल देना अब उसके लिए मुमकिन नहीं होगा, तो अजरबैजान की तरफ से ये ऑफर जो है वो मिल रही है। इसी तरीके से UAE की तरफ से जो LNG की सप्लाई आनी थी 23-24 फरवरी को, जो कि कुछ वजूहात की बिना पे UAE ने उसको कैंसिल कर दिया, तो अजरबैजान अब वो गैप फिल कर रहा है। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली मेरा ख्याल है कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं, जो कि एनर्जी रिच स्टेट्स हैं, उनकी तरफ भी इस वक्त देखने की जरूरत है। हम ट्रेडिशनली मिडिल ईस्ट पे ही इंतजार करते रहे हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, स्पेशली अपनी पेट्रोलियम जो थी फर्नेस ऑयल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, क्रूड की। तो अब वो क्रूड के लिए भी हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना, हमारी फिर भी कर्जे ही हमने लेने। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये आपने जो उम्मीद दिलाई है इसकी भी वंस अगेन गुड लक। हमारी यही है कि हमारी जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो हमें सूट करती है कि हम सेंट्रल एशियाई रियासतों से भी इतना दूर नहीं है,
और हम चीन जैसी आने वाली आलमी ताकत से भी इतना दूर नहीं है, और खुद भी हम माशाल्लाह बहुत एक रिच मुल्क हैं व्हेन वी टॉक अबाउट कुदरती वसाइल, लेकिन ओब्वियसली उसका इस्तेमाल उस तरह से नहीं हो रहा। अब ये जो आपने हमारे सामने सिचुएशन रखी है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग इसमें मुल्क की माशी सूरत हाल हमें उतनी बेहतर उस तरह से होती नजर नहीं आती जिसका दावा प्राइम मिनिस्टर या असद उमर साहब कर रहे हैं, और हम कोई ऐसे रिसोर्सेज भी नहीं लेके आ रहे जिससे हम अपने रेवेन्यूज बढ़ाएंगे, ना हम डायरेक्ट टैक्सेस का कल्चर लेके आ रहे हैं, सिर्फ डिपेंड करें कंस्ट्रक्शन के ऊपर। इज इट राइट सर? सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसमें आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी है, इसमें आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त कोविड के बाद जो रिकवरी है वो सिलेक्टिव रिकवरी हो रही है। यानी अगर हम ये कहें कि सिचुएशन जो है, और हमारे यहाँ तो प्री कोविड सिचुएशन भी खैर कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि प्री कोविड आपकी रिकवरी जो है वो रातों रात वापस आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि शायद एक नियर टर्म फ्यूचर के लिए बंद रहे हैं। जैसे मैं देख रहा था इस्लामाबाद में गुजरते हुए बहुत से जो हज और उम्रा और जो टूरिज्म एजेंसीज थी वो आपको इस वक्त बंद मिलती हैं। एयरलाइंस के जो थे वो खासे वहां पे बिजनेस जो है वो डाउन जा रहा है। कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे कि बिजनेस एकदम से फ्लरिश करेगा, बढ़ेगा, तो इसको सिलेक्टिव रिकवरी का नाम दिया जा रहा है। और पाकिस्तान में भी ये सिलेक्टिव रिकवरी होगी। देखना सिर्फ ये है कि उन सेक्टर्स में रिकवरी हो यहाँ पे कि जॉब क्रिएशन जो है वो ज्यादा हो। तो जॉब क्रिएशन जो है वो लामहला आपकी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जॉब क्रिएशन है, इसी तरीके से आपके एग्रीकल्चर में जॉब क्रिएशन है, अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहां पे जॉब क्रिएशन है। तो एक लेबर सरप्लस कंट्री में जहां जहां पे आपकी लेबर जो है वो खप सकेगी वहां पे जॉब क्रिएशन होगी, और उसका जो बराह रास्त फायदा है। ठीक है जी। तो आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ होप्स इस सूरत हाल को लेकर मौजूद हैं, लेकिन ऑब्वियसली बहुत बड़ी तब्दीली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त के लिए और डिटेल्ड के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं। हुकूमत की कोशिश जरूर है, इस पर हमें कोई शक नहीं है कि महंगाई कम हो। महंगाई कम होकर नहीं दे रही है, इब्तदा के कुछ गलत फैसले नताइज मुसलसल आ रहे हैं, और मईशत में यही होता है, टाइमली फैसले, अच्छे फैसले और थोड़े से कड़े फैसले लेना पड़ते हैं, जो शुरू में गवर्नमेंट नहीं ले पाई और अब हम मुश्किलात का शिकार हैं। अल्लाह करे हम निकलें इससे, इस पर बात करते रहेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।